बिहार इलेक्शंस 2025। अब एक बात तो तय है, बिहार में अगर महागठबंधन जीतती है तो बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने बीते कुछ सालों में अपनी एक पहचान बनाई है। एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के लीडर के तौर पर उन्होंने अपनी एक छवि बनाई है। तो तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कौन है उनका सबसे बड़ा चैलेंज? क्या वो जेडीयू है, बीजेपी है या एनडीए? सच्चाई तो यह है कि तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा चैलेंज है उनकी ही पार्टी आरजेडी। आरजेडी का डार्क पास्ट, यानी कि मुकाबला है तेजस्वी यादव वर्सेस डार्क साइड ऑफ आरजेडी। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, आरजेडी के उस डार्क साइड के बारे में, उस डार्क एरा के बारे में जिसने हमेशा के लिए बिहार के पॉलिटिक्स पर अपना छाप छोड़ दिया है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के राज में लालू प्रसाद को कई नाम मिले। किसी ने उन्हें गरीबों का नेता कहा तो किसी ने गरीबों का मसीहा। लेकिन धीरे धीरे यही लालू यादव गुंडा राज के राजा के रूप में भी पहचाने जाने लगे। आज हम बात करेंगे 1990 से 2005 के बिहार की। 1996 में अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड में छपता है, पटना हाई कोर्ट डिस्क्राइब द गवर्नेंस इन बिहार एज वर्स देन जंगल राज। मतलब जंगल राज से भी बदतर। अपने किताब ब्रोकन प्रोमिसेस, कास्ट क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार में मृत्युंजय शर्मा लालू यादव की काफी बात करते हैं। वो लालू यादव के व्यक्तित्व के बारे में भी काफी चीजें लिखते हैं। मृत्युंजय शर्मा बताते हैं कैसे लालू यादव में फाइल साइन करने का पेशेंस नहीं था। अगर लालू यादव के शब्दों में बताएं तो उन्होंने लिखा, लालू यादव कहते हैं फाइल साइन करने से हमारा कलेजा दुखता है। अपनी इस किताब में मृत्युंजय शर्मा लालू यादव से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग कहानी का जिक्र करते हैं। लालू जी का पान खाने का शौक इतना मशहूर था कि उनका थूकदार उनके पास बैठा व्यक्ति उठाकर उनके मुंह तक लाता था, चाहे वो कोई सीनियर ऑफिसर हो या कैबिनेट मिनिस्टर। इस किताब में एक वाक्य बताया गया है, पटना क्लब के एक शादी समारोह में उस वक्त के मंत्री चंद्रिका राय ने अपनी कुर्सी छोड़ दी, इसलिए कि उन्हें लालू जी के पास ना बैठना पड़े, क्योंकि अगर वो लालू जी के पास बैठ गए तो उन्हें थूकदान पकड़ने का आशीर्वाद मिल सकता है। खैर, आयरनी तो ये है कि आगे चलकर वही चंद्रिका राय लालू के समधी बन जाते हैं, जब उनकी बेटी ऐश्वर्या राय की शादी लालू के बेटे तेज प्रताप यादव से हुई। लेकिन जैसे उनका पॉलिटिकल इक्वेशन कभी स्टेबल नहीं रहा, वैसे ही ये रिश्ता भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। खैर, आज का मुद्दा ये नहीं है। आज हम बात करेंगे आरजेडी के डार्क पास्ट की और उन घटनाओं की जो बिहार के इतिहास में दाग के रूप में लिखी गई। जैसे एक पुरानी कहावत है कि राजनीति में याद सिर्फ वादा नहीं बल्कि उसका परिणाम रखा जाता है। आइए आज बात करते हैं उन अंधेरों की, बिहार राजनीति से जुड़ी उन अंधेरों की जिससे निकलकर तेजस्वी यादव अपनी एक नई पहचान बनाना चाहते हैं। बात करेंगे बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे बदनाम घोटाला, चारा घोटाला। नाम सुनकर लगता है कि गाय और भैंसों से जुड़ी कोई बात होगी और छोटी मोटी गड़बड़ हुई होगी, मगर पटना हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट के अनुसार ये घोटाला 950 करोड़ का था। ये घोटाला 1990 से लेकर 1996 तक के बीच में चलता रहा, जब बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। और जहां से पैसा निकाला गया वो जगह थी रांची और चाईबासा के ट्रेजरी ऑफिसेस। अब सिंपल भाषा में समझिए तो ट्रेजरी ऑफिस का मतलब होता है सरकारी खजाना, जहां से हर डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अपना पैसा निकालते हैं, जैसे रोड बनाने का, टीचर के सैलरी का या गायों के चारा का बजट। अब सुनते हैं स्कैम का मैकेनिज्म। कागजों पर लिखा था 1000 क्विंटल चारा सप्लाई हुआ है, मगर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला ना चारा गया ना कोई सप्लाई हुई। जो कंपनी के नाम पर बिल्स बने थे उसमें से कई फेक सप्लायर्स थे, कुछ तो कागजों के सिवा कहीं मौजूद ही नहीं थे। पैसा ट्रेजरी से निकलता था और ऑफिसर्स, सप्लायर्स और पॉलिटिशियंस के बीच बांट लिया जाता था। इनिशियली ये केस सीबीआई को देने से मना कर दिया गया था। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हमारे इंटरनल ऑडिट ये कर लेंगे, मगर जैसे जैसे ये बात मीडिया तक पहुंची, मीडिया में ये बात उठने लगी, ऑपोजिशन ने प्रेशर बनाया, असेंबली में हंगामा होने लगा, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ने लगा। आखिरकार 1996 में पटना हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और कहा, दिस मैटर इज टू बिग फॉर द स्टेट पुलिस, इट मस्ट गो टू द सीबीआई। यानी सीबीआई तक ये केस पहुंचाने के लिए जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और ऑपोजिशन पार्टीज ने एक लंबे समय तक संघर्ष किया। 1997 में लालू यादव के खिलाफ सीबीआई ने केस फाइल की
और इसके वजह से ही लालू यादव को अपनी सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। वही राबड़ी देवी जिन्होंने कभी भी पॉलिटिक्स का पी भी नहीं जाना, और अब वो बन चुकी थी बिहार की मुख्यमंत्री। अब बात करेंगे सन 1999 की, एक ऐसा दौर जब बिहार में किडनैपिंग, मर्डर जैसे मामले आम हो चुके थे। और इसी दौर में एक ऐसा केस सामने आया, एक ऐसा मर्डर केस सामने आया जिसमें सब कुछ था, पावर, पॉलिटिक्स, ग्लैमर और स्कैंडल। हम बात कर रहे हैं शिल्पी जैन और गौतम सिंह के मर्डर केस की। शिल्पी जैन पटना वुमेन्स कॉलेज की एक स्टूडेंट थी और रिसेंटली मिस पटना का क्राउन भी जीता था। गौतम सिंह एक एनआरआई डॉक्टर का बेटा और आरजेडी के यूथ विंग से जुड़ा हुआ था। गौतम सिंह और शिल्पी जैन के बीच दोस्ती से गहरा रिश्ता था। 2 जुलाई 1999 को दोनों घर से निकले। किसी को पता नहीं था ये उनका आखिरी दिन होगा। अगली सुबह पटना के फ्रेजर रोड पर एक व्हाइट मारुति जैन एक गवर्नमेंट क्वार्टर के गराज में मिली। गराज का नंबर था क्वार्टर नंबर 12। गाड़ी लॉक्ड थी और गाड़ी के अंदर शिल्पी जैन और गौतम सिंह की बॉडीज थी। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। ये एक सुसाइड केस है, ये मानना लोगों के लिए पहले से ही मुश्किल था। इसके बाद ये पता चलता है कि गाड़ी एक पॉलिटिशियन के घर पे पार्क थी। तो सवाल ये उठता है कि गाड़ी उस पॉलिटिशियन के घर के गराज तक पहुंची कैसे, और ये वो घर था जिससे पॉलिटिकल पावर का डायरेक्ट कनेक्शन था। फिर रिपोर्ट्स आई, बॉडी में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग मिली और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह भी बताया कि शिल्पी के कपड़ों पर सीमेंट ट्रेसेस मौजूद थे। मतलब ये सुसाइड थ्योरी पर और भी सवाल उठ गए। शुरू में ये केस लोकल पुलिस के पास था। पुलिस ने बोला एक्सीडेंटल डेथ, पर जब मीडिया और पब्लिक का प्रेशर बढ़ा तो जाके सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया और सीबीआई ने अपने फाइनल रिपोर्ट में कहा डबल सुसाइड बाय पॉइजनिंग। कहते हैं बिहार में पॉलिटिक्स और पावर के बीच कई राज छुपे हैं और शिल्पी और गौतम का केस उन्हीं राजों में से एक राज है। अब बात करेंगे 1998 के दिसंबर की और जानेंगे क्यों 1998 का ये दिसंबर आरजेडी के डार्क पास्ट से जुड़ा है। दिसंबर का महीना था, शादियों का सीजन था। इसी बीच बिहार के सबसे बड़ी शादी होने वाली थी, लालू यादव के बेटी की शादी। एक तरफ राजभवन में मेहमानों की लाइन थी तो दूसरी तरफ पटना के शोरूम्स, पटना के दुकानों में लूट का माहौल। पटना के बड़े बड़े शोरूम्स, गाड़ी के शोरूम्स, गहनों के दुकान में, साड़ियों के दुकान में कुछ लोग घुस आए। वो कहने लगे कि लालू यादव की बेटी की शादी है, हमें कुछ सामान चाहिए और वो भी सबसे अच्छा, सबसे कीमती और बल्क में। यानी कि अगर गाड़ी के शोरूम में गए हैं तो 20 गाड़ी, गहनों के दुकान में गए तो ढेर सारा गहना और सबसे प्रीमियम वाला, सबसे महंगा, सबसे अच्छा वाला। और बल्क में साड़ी के दुकान में गए तो अपनी मर्जी से जितनी साड़ियाँ लेनी थी ले ली। दुकानदारों ने सोचा ये सरकारी लोग हैं और बिना कुछ पूछे महंगे ज्वेलरीज, डिजाइनर साड़ीज दे दिए। कुछ जगह तो बिल भी फोर्सफुली साइन करवा लिए गए थे। बाद में जब पेमेंट के लिए बिल्स भेजे गए तो समझ आया ये कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं था। ये पूरी शॉपिंग एक्चुअली एक रॉबरी थी, एक चोरी थी, एक डकैती थी। और इन सब के पीछे जिसका नाम सामने आया वो थे साधु यादव, और कोई नहीं, लालू यादव के साले और आरजेडी के एक पावरफुल नेता। मीडिया ने उस दौर में इस इंसिडेंट को हेडलाइन बनाया और लिखा सरकार के नाम पर लूटपाट मचाई गई। और ये केस पूरे देश भर में पावर मिसयूज का सिंबल बन गया। और अगर किसी ज्वेलर या शोरूम के मालिक ने अपनी आवाज उठाई भी तो उन पे प्रेशर क्रिएट करा गया। तो डर के मारे या तो उन्होंने पटना छोड़ दिया या तो उन्होंने अपना केस वापस ले लिया। अब आते हैं साल 2000 पे, जब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ही बदल चुका था। और उसी दौर में एक नाम पूरे बिहार में गूंज गया। नाम था अफसर खान, पटना पुलिस के एक ऑनेस्ट ऑफिसर जिन्हें लोग लायन ऑफ लॉ भी बुलाते थे। पर एक दिन वही लायन सिस्टम का शिकार बन गया। पटना के आउटस्कर्ट्स पर अफसर खान अपनी जीप से जा रहे थे, तभी उन पे फायरिंग होती है। 10 से 15 गोलियां चलाई गई और अफसर खान ऑन स्पॉट शहीद हो गए। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये खबर फैल गई थी, इंस्पेक्टर अफसर खान किल्ड इन डे लाइट। दिन दहाड़े एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई थी। सबसे बड़ा सवाल यही था, किसने मारा। पहले कहा गया ये नक्सल अटैक है, फिर कहा गया ये गैंग वॉर है। मगर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होती गई, जैसे जैसे मीडिया में ये बात फैलती गई, तब नाम आने शुरू हुए आरजेडी के बड़े नेताओं के, बाहुबलियों के, जो आरजेडी के नेता भी थे और बाहुबली भी थे।
रिपोर्ट्स की माने तो अफसर खान ने अपने एरिया के कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के इलीगल कामों, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन रैकेट्स को पकड़ लिया था। अफसर खान के कलीग्स बताते हैं अफसर खान एक बहुत ईमानदार ऑफिसर थे। वो किसी नेता के सामने झुकते नहीं थे। किसे पता था कि उनका ये ना झुकना, नेताओं के सामने ना झुकना ही बनेगा उनके मौत का कारण। कहा जाता है जंगल राज के इस दौर में कानून का यूनिफॉर्म पहनने वाला भी कानून से सुरक्षित नहीं था। ये वो दौर था जहां सच बोलने की कीमत होती थी जान। आरजेडी के डाक पास से जुड़ी अब एक आखिरी मुद्दे पे चर्चा। 1990 से 2000 तक वाले बिहार में जब सूरज ढलता था और रात होती थी तो अंधेरे का मतलब होता था डर, और डर का मतलब होता था किडनैपिंग। आज हम और आप अगर बिहार में रात के 9 बजे घूम पा रहे हैं तो ये उस टाइम के हिसाब से एक प्रिविलेज है, क्योंकि उस वक्त लोग शाम होने के बाद अपने घरों से निकलने में कतराते थे, डरते थे, क्योंकि उन्हें डर था अगर हमारे बच्चे बाहर निकल गए किसी काम से भी तो कहीं किडनैप ना हो जाए। उस दौर में बिहार में किडनैपिंग एक क्राइम नहीं, एक इंडस्ट्री बन चुकी थी। डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, कोई भी सेफ नहीं था। ऑफिशियल एनसीआरबी डेटा के मुताबिक 1990 से 2005 के बीच बिहार में 20,000 से ज़्यादा किडनैपिंग केसेस रजिस्टर हुए, लेकिन असली नंबर इससे कई ज़्यादा था। ये 20,000 तो ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से है। कई लोग तो डर के मारे कंप्लेन रजिस्टर भी नहीं करवाते थे। हमारे सर्वे में जब हमने एक परिवार से बात की, उस समय के वो बिजनेस फैमिली थे। उन्होंने बताया कि वो इतने डर चुके थे कि उन्होंने अपने बच्चों को पटना से दूर रांची भेज दिया था। कई लोग अपने बच्चों का नाम भी बदल देते थे, नाम छुपाते थे, ताकि किसी को पता न चल जाए कि ये बच्चा एक अच्छे घर से बिलोंग करता है। ये एक ओपन सीक्रेट था कि ये किडनैपिंग, ये सब कुछ बाहुबली और बड़े नेताओं के अंडर में ही चल रहा है। कुछ ऐसा था बिहार का जंगल राज। और इसके बाद रिजल्ट क्या हुआ? बिहार के इंडस्ट्रियलिस्ट भागने लगे, डॉक्टर्स यहाँ से जाने लगे, अच्छे अच्छे फैमिलीज पटना को छोड़ के कहीं और बसने लगे। लोग पटना छोड़कर दिल्ली, रांची जैसे शहरों में बसने लगे, क्योंकि उन्हें पता था अगर यहाँ रहेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे, अगर यहाँ रहेंगे तो हमारे बच्चे किडनैप हो जाएंगे। ये वो दौर था जहाँ बिहार के लोग अपनी आज़ादी भी खो चुके थे, वो डर में जीते थे। जंगल राज का मतलब सिर्फ गुंडागर्दी नहीं था। जंगल राज का मतलब था कि बिहार की जनता ने डर को एक्सेप्ट कर लिया था। उन्हें लगने लगा था कि जीने का बस एक ही तरीका है, डर। आज जब हम 1990 से 2005 के उस दौर को देखते हैं तो लगता है जैसे बिहार ने एक पूरी पीढ़ी उस अंधेरे में बिताई थी। चारा घोटाला से लेकर शिल्पी जैन केस, साधु यादव, चंपा विश्वास, अफसर खान, किडनैपिंग, इंडस्ट्री तक, ये सब सिर्फ अलग अलग कहानियां नहीं थी। ये एक सिस्टम का मिरर था जहां ताकत कानून से ऊपर थी और न्याय एक प्रिविलेज लगता था। लेकिन अब 2025 का बिहार एक नए मोड़ पर खड़ा है, जहां एक तरफ विकास के वादे तो दूसरी तरफ यादों का बोझ, और बीच में खड़े हैं तेजस्वी यादव, आरजेडी का फेस और लालू यादव के बेटे। एक ऐसा नेता जो डेवलपमेंट की बात करता है, जो रोजगार की बात करता है। तेजस्वी यादव इस बार के चुनावी कैंपेन में बात कर रहे हैं कि कैसे वो हर घर रोजगार देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतिहास के पन्ने इतनी आसानी से भुलाए नहीं जाते। आज भी बिहार की जनता से अगर बिहार पॉलिटिक्स के बारे में बात की जाए तो वो जंगल राज जरूर बोलते हैं। आज भी बिहार की जनता बात करती है, याद है वो दौर जब शाम में तुम बाहर नहीं निकल पाते थे। आज भी जब हम बिहार की जनता से सर्वे ले रहे थे और पूछ रहे थे क्या लालू के सरकार से वो खुश थे या नीतीश कुमार की सरकार से वो खुश थे, तो जब जब लालू राज की बात आती है तो ये टर्म जंगल राज अपने आप सामने आ जाता है। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की पार्टी का अतीत है, उन्हीं के पार्टी का डार्क साइड है। आज तेजस्वी यादव नए वादे कर रहे हैं, कई बातें कर रहे हैं, रोजगार के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए, पलायन के लिए भी बात कर रहे हैं, मगर उनका जो चैलेंज है आरजेडी का डार्क पास्ट, वो उनके लिए सबसे डिफिकल्ट माना जा रहा है। उन्हें सिर्फ जेडीयू या एनडीए से नहीं लड़ना, उन्हें उन यादों से भी लड़ना है जो लोगों ने जहन में जंगल राज के नाम से छापी हुई है। ये वही दाग है जो हर इलेक्शन के टाइम दोबारा जिंदा होता है और हर बार लोग पूछते हैं क्या गारंटी है अगर आरजेडी वापस सत्ता में आ गई
तो वो दौर वापस नहीं आएगा। क्या गारंटी है कि वापस अगर आरजेडी के हाथ में पावर आ गई तो वापस से बिहार जंगल राज नहीं बन जाएगा? तो अब सवाल ये है कि 2025 में बिहार की जनता किस तरफ जाती है? तो सवाल ये है कि क्या लोग तेजस्वी यादव को उनके परिवार, उनके पार्टी के डार्क साइड के इतिहास पर जोड़ेंगे या उनके काम, उनके वादों पर? क्या तेजस्वी यादव अपने वादों के बेसिस पर जंगल राज का वो अंधेरा, जंगल राज का वो इतिहास लोगों के दिमाग से निकाल चुके हैं? क्या वो लोगों को ये विश्वास दिला चुके हैं कि अगर आरजेडी वापस सत्ता में आती है तो जंगल राज वापस नहीं आएगा? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, बिहार चुनाव 2025 में क्या होगा? सोच का परिवर्तन या सत्ता का परिवर्तन?